आज हम दृष्टि पब्लिकेशन के राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये पुस्तक तो सभी जानते हैं। इस पुस्तक के बारे में ये आज की दुनिया में किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस। और देखिए, ये मुख्य रूप से पुस्तक संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होते हैं। तो इस पुस्तक में भारतीय संविधान, उसके राज्य व्यवस्था और गवर्नेंस के बारे में दिया गया है। तो इसमें आज हम पहला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला चैप्टर है राज्य व्यवस्था एक परिचय, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन। राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता। भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने से पहले जरूरी है कि राज्य व्यवस्था की कुछ मूलभूत अवधारणाओं तथा पारिभाषिक शब्दावली से आप परिचित हो। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं तथा उनकी व्याख्या इस अध्याय में आगे दी गई हैं। तो इसमें दिया गया है, पहला, राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट। राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य शब्द का प्रयोग यूँ तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती हैं। किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में, और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देशों जैसे कुछ समय पहले के अफगानिस्तान में विकास प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना इसी बात का प्रमाण है। राज्य के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य के होने की शर्त है कि उसमें निम्नलिखित 4 तत्व विद्यमान हो। राज्य के तत्व में पहला है भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। अब पढ़ते हैं भूभाग। एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। उदाहरण के लिए, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है। जनसंख्या, राज्य होने की शर्त है कि उसमें भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति। संप्रभुता या प्रभुसत्ता, यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास, अर्थात उसकी सरकार के पास, अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। राज्य के ये चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो
तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है और जनता भी, किंतु भूभाग नहीं होता। उदाहरण के लिए तिब्बत की सरकार का संकट यही है। चीनी आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी और वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से तिब्बत की निर्वासित सरकार का संचालन करने लगे, तो एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि तिब्बत की सरकार और कुछ जनता तो यहाँ थी, किंतु उनके पास न तो अपना भूभाग था और न ही अपने मूल भूभाग के संबंध में स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत या प्रभुसत्ता। कभी कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो, किंतु संप्रभुता की कमी के कारण राज की धारणा पूरी न हो सके। उदाहरण के लिए पराधीन भारत में जब वायसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था, तो एक निश्चित भूभाग के भीतर जनता उसकी आज्ञा का पालन करती थी, किंतु तब भी वह संप्रभु नहीं था, क्योंकि वह ब्रिटेन की सरकार के आदेशों के तहत कार्य करता था। जब किसी देश में अराजक स्थिति पैदा हो जाती है, तो भी राज्य का ढांचा चरमराने लगता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में लंबे समय तक कई गुटों में झगड़ा चलता रहा और अलग अलग गुट देश के अलग अलग हिस्से पर कब्जा जमाने में सफल होते रहे। ऐसी स्थिति में सरकार की शक्तियाँ व्यवहारिक स्तर पर शून्य हो जाती हैं, इसलिए उसकी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ तथा इसका विकास। राजनीतिक किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है, जिसे जनसेवा के रूप में भी संबोधित किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। उल्लेखनीय है कि राजनीति का जन्म हमारे और हमारे समाज हेतु क्या उचित है और क्या नहीं, इस तथ्य पर आधारित है। वहीं राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है, जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार तथा संविधान ने आकार प्राप्त किया है। साथ ही राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमों का सही तरीके से मूल्यांकन करने का प्रशिक्षण देना है। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है? राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता के संदर्भ में इतिहासकारों और मानवशास्त्रियों ने अभी तक प्राचीन से प्राचीन और सरल से सरल जितने भी समाजों का अध्ययन किया है, उन सभी में किसी न किसी रूप से राजनीतिक ढांचे की उपस्थिति देखी गई है, चाहे वह ढांचा राजतंत्र का हो, लोकतंत्र का या तानाशाही का। वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जनसंख्या की अधिकता के कारण यह बिल्कुल संभव नहीं रहा है कि लोग आपसी सहमति से ही काम चला ले। औपचारिक कानूनों के निर्माण और कानूनों को लेकर होने वाले विवादों की स्थिति में न्यायिक प्रक्रियाओं की ज़रूरत बहुत अधिक मात्रा में पड़ने लगी है। इतना ही नहीं, आज की राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ कानून का पालन करवाने तक सीमित नहीं है, अब उसके लोक कल्याणकारी राज्य का रूप धारण कर लिया है और समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्रता, समानता व न्याय उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी हो गई है। जहाँ तक भारत में राजनीतिक प्रणाली का प्रश्न है, इसकी आवश्यकता को कई स्तरों पर महसूस किया जा सकता है। जैसे भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे खतरों से निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रणाली जरूरी है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष अभी कई चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद इत्यादि। इन चुनौतियों से हम तब तक नहीं निपट सकते जब तक हमारे पास राज्य का एक मजबूत ढांचा न हो।
भारतीय राज्य एक कल्याणकारी राज्य हैं और यह वंचित वर्गों को समानता की स्थिति में लाने के लिए गंभीर प्रयास करता है। आरक्षण तथा सामाजिक न्याय की अन्य नीतियाँ इसी उद्देश्य से लागू की जाती हैं। चूँकि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसे स्त्रियाँ, बच्चे, पिछड़ी जातियाँ तथा अल्पसंख्यक समुदाय भिन्न भिन्न दृष्टियों से वंचन का शिकार रहा है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ज़रूरी है कि सरकार की ओर से उन्हें विशेष सुविधा दी जाए। इसलिए भारत के लिए एक सुगठित राजनीतिक संरचना जरूरी है। भारत में विभिन्न हित समूह रहते हैं जिनके बीच अपने हितों को लेकर टकराव होना स्वाभाविक है। इन हितों में सामंजस्य करते हुए उचित कानूनों के निर्माण के लिए संसद की ज़रूरत है, जबकि ऐसे विवादों का न्यायिक समाधान करने के लिए एक सशक्त और सुलझी हुई न्यायपालिका भी जरूरी है। भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है, जिसके कारण वंचित वर्ग अपने अधिकारों की मांग बुलंद कर रहे हैं। इससे समाज के वे तबके असहज हैं जो पुरानी व्यवस्था में लाभकारी स्थिति में थे। ये परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर तनावों को जन्म देते हैं जो कभी कभी दलितों तथा स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को इन दबावों से बचाने तथा उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सशक्त राजनीतिक ढांचे की जरूरत पड़ती है। शासन के अंग। किसी भी सरकार या राजव्यवस्था के सामने मूलतः 3 चुनौतियां होती हैं। पहला, कानून बनाने की चुनौती। दूसरा, कानूनों के अनुसार शासन कार्य का संचालन करने की चुनौती। तीसरा, व्यक्तियों के आपसी विवादों या व्यक्ति और सरकार के विवादों के समाधान के लिए कानून प्रणाली के अनुसार न्याय व्यवस्था संचालित करने की चुनौती। प्रत्येक शासन व्यवस्था में इन 3 मूल चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए जाते हैं। जिन 3 व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है उन्हें शासन के अंग कहते हैं। शासन के तीनों अंग निम्नलिखित हैं। शासन के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में अर्थात कानून बनाने की वाली संस्था, कार्यपालिका अर्थात कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली व्यवस्था, न्यायपालिका अर्थात कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। विधायिका। विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है। राजतंत्रीय प्रणाली में यह कार्य आमतौर पर राजा के हाथ में होता था तथा राजा की इच्छाओं को ही कानून का दर्जा प्राप्त था। धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली में धार्मिक ग्रंथों को ही कानून तथा धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारियों को कानूनों का अंतिम व्याख्याकार माना जाता था, क्योंकि वे ही बताते थे कि कानून क्या है। यदि यूनान के प्राचीन नगर राज्यों के उदाहरण छोड़ दे तो आधुनिक काल से पूर्व मोटे तौर पर कानूनों का निर्माण इसी रीति से होता रहा। आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माना गया कि कानूनों का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में विधायिका आमतौर पर 2 सदनों से मिलकर बनती हैं, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से एक सदन जनता द्वारा सीधे चुने जाता है और उसकी कानूनों के निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। भारत में लोकसभा इसी भूमिका में है। संगठनात्मक ढांचे को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस दूसरे सदन में सभी राज्यों या प्रांतों के कुछ सदस्यों को लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट और भारत के राज्यसभा की यही भूमिका है। चूँकि अधिकांश कानूनों के निर्माण के लिए इस सदन की भी सहमति आवश्यक होती है। इसलिए इस सदन की उपस्थिति से यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों को न छीन ले। ध्यातव्य है कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। वहाँ की राजनीतिक प्रणाली एकात्मक है, इसलिए वस्तुतः वहाँ दूसरे सदन की जरूरत नहीं है, किंतु
तब भी वहाँ लॉर्ड्स सभा के रूप में दूसरा सदन रखा गया है। हालांकि उसका मूल कार्य अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखना तथा कुछ अति विशिष्ट व गणमान्य लोगों को संसद में शामिल होने का मौका देना है, न कि प्रांतों या स्थानीय इकाइयों के अधिकारों की रक्षा करना। जहाँ तक भारतीय विधायिका का प्रश्न है, यह संघात्मक ढांचे पर आधारित है। केंद्र और विभिन्न राज्यों की विधायिकाएं संविधान में निर्दिष्ट अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधान बनाती हैं। केंद्रीय विधायिका या संसद द्विसदनीय है। प्रचलित भाषा में इसके 2 सदनों में से लोकसभा को निचला सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। हालांकि संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। राज्यसभा का गठन कुछ हद तक अमेरिकी सीनेट की तरह राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए है और कुछ हद तक ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह गणमान्य नागरिकों को विधायिका का हिस्सा बनाने के लिए। राज्यों या प्रांतों की विधायिकाएं आमतौर पर एक सदनीय हैं। इस सदन को विधानसभा कहते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि यदि किसी राज्य विशेष में ज़रूरत महसूस की जाए तो दूसरे सदन के तौर पर विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। विधायिका के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान करता है। कार्यपालिका शासन के दूसरे अंग कार्यपालिका कहते हैं। इसका आशय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है, अर्थात कानूनों को लागू करता है। वर्तमान समय में कार्यपालिका के कई रूप दिखाई पड़ते हैं जो नीचे बने चित्र को देखकर समझे जा सकते हैं। कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में अध्यक्षीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका होती हैं। राजनीतिक कार्यपालिका कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होती हैं, जिसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल या अमेरिका में राष्ट्रपति इसी के उदाहरण हैं। अध्यक्षीय कार्यपालिका यह प्रणाली अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है, जहां जनता एक निर्वाचक गण के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन करती हैं। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के क्षेत्र में सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। संसदीय कार्यपालिका यह प्रणाली भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत विधायिका के सदस्यों में से ही राजनीतिक कार्यपालिका का चयन होता है। विधायिका में जिस दल के सदस्य बहुमत में होते हैं वही दल अपनी सरकार बनाता है। सरकार चलाने वाले सदस्यों के ऐसे समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। दोहरी कार्यपालिका यह एक विशेष प्रणाली है जो फ्रांस जैसे कुछ देशों में दिखाई पड़ती हैं। इसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विभाजित होती हैं। ध्यातव्य है कि इसमें राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के समान होता है, जबकि प्रधानमंत्री का चयन ब्रिटिश या भारतीय संसदीय प्रणाली के समान। बहुल कार्यपालिका यह एक विशिष्ट व्यवस्था है जो स्विट्जरलैंड जैसे कुछ ही देशों में देखी जा सकती है। इसके अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य बराबर शक्तियां रखते हैं तथा उनमें सर्वोच्च अधिकारी का पद सिर्फ औपचारिक या नाम मात्र का होता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में एक प्रमुख सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, किंतु इन 7 की शक्तियां बराबर होती हैं और प्रमुख के रूप में हर वर्ष इसकी नियुक्ति परस्पर हस्तांतरित होती रहती हैं। अस्थायी कार्यपालिका में वे उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं जो अधिकारी तंत्र के अंग होते हैं तथा जिनका कार्यकाल किसी तरह के निर्वाचन पर निर्भर नहीं होता है। उदाहरण के लिए भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी इसी के उदाहरण हैं।
अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होता है। इसमें शामिल लोगों को प्रशासन के क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल होती है। इसलिए जिन बिंदुओं पर राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी दक्षता से वंचित होती हैं, वहाँ अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य उसकी सहायता करते हैं। जहाँ तक भारतीय कार्यपालिका का प्रश्न है, इसमें राजनीतिक कार्यपालिका के स्तर पर ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली जैसे ढांचा स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल मंत्रिमंडल का गठन करता है। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु सामान्य स्थितियों में उसे मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार ही काम करना होता है। राजनीतिक कार्यपालिका के अलावा भारत में अस्थायी कार्यपालिका के रूप में एक सशक्त नौकरशाही या अधिकारी तंत्र भी हैं। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हैं और भारतीय राजस्व सेवा जैसी केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी भी। राज्यों के स्तर पर उसकी अपनी लोक सेवाएं भी कार्य करती हैं। न्यायपालिका शासन का तीसरा अंग न्यायपालिका कहलाता है। न्यायपालिका के कई कार्य हैं। इसका प्रमुख कार्य यह है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करें, किंतु आजकल न्यायपालिका की भूमिका काफ़ी हद तक विधायिका के समान भी होने लगी है। इसका कारण यह है कि कई कानून इतने जटिल और अस्पष्ट होते हैं कि न्यायपालिका को उनकी मौलिक व्याख्या करनी पड़ती हैं। ये व्याख्याएं स्वतः कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं, जिन्हें न्यायाधीश निर्मित कानून या निर्णय कानून कहते हैं। वर्तमान समय में इन्हें कानूनों की एक पृथक शाखा के रूप में महत्व दिया जाता है। ध्यातव्य है कि उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए पूर्ण निर्णय होते हैं तथा उनके लिए बाद के किसी भी समान मामले में उन पूर्व निर्णयों को आधार बनाना जरूरी होता है। न्यायपालिका की शक्तियाँ इस आधार पर तय होती हैं कि शासन का स्वरूप कैसा है। साधारणतः एकात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका कमजोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है। ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, किंतु संघात्मक प्रणालियों में न्यायपालिका की शक्ति हमेशा अधिक होती है। उन्हें केंद्र और प्रांतों के बीच उत्पन्न होने वाले वैधानिक विवादों का समुचित समाधान करने के लिए यह शक्ति दी जाती है कि वे केंद्रीय विधायिका द्वारा निर्मित कुछ कानूनों को भी इस आधार पर अवैध घोषित कर दें कि वे संघात्मक प्रणाली या संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध हैं। अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है, इसलिए वे अत्यंत ताकतवर हैं। जिन देशों में लिखित संविधान होता है, वहाँ संविधान का सटीक निर्वचन करने का दायित्व भी न्यायपालिका के पास होता है, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। पुनः जिन देशों के संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी देते हैं, वहाँ न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक होती है और न्यायिक पुनरीक्षण आदि की उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इस संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा यथोचित विधि प्रक्रिया का विवाद बहुत रोचक है। इनमें से पहला सिद्धांत संसद को न्यायपालिका से ताकतवर बनाता है, जैसे इंग्लैंड में, जबकि दूसरा सिद्धांत न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान करता है, जैसे अमेरिका तथा भारत में। भारतीय न्यायपालिका अत्यंत शक्तिशाली है। भारतीय राज्य व्यवस्था का ढांचा विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर भले ही संघात्मक हो, न्यायपालिका के स्तर पर यह एकात्मक होने के नज़दीक है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के लिए स्तर पर भिन्न भिन्न न्यायपालिकाएं नहीं हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। इसके अलावा मूल अधिकारों के संरक्षक के तौर पर
तथा संविधान के निर्वाचन की अंतिम शक्ति रखने के कारण भारतीय न्यायपालिका काफ़ी शक्तिशाली है। न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार उसे पहले भी प्राप्त था। अब उसकी व्याख्या संविधान के आधारभूत लक्षणों के एक अंग के रूप में करके न्यायपालिका ने अपनी यह शक्ति और बढ़ा ली है। कानूनों के विभिन्न प्रकार। न्यायपालिका के संबंध में यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि कानून के विभिन्न प्रकार कौन से हैं तथा किस राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार के कानूनों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कानूनों या विधियों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। कानून या विधि के प्रकार। पहला सकारात्मक विधि, दूसरा प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि, तीसरा लोक विधि, चौथा ईश्वरीय विधि। सकारात्मक विधि का अर्थ होता है व्यक्तियों के एक निश्चित समूह द्वारा बनाया जाने वाला कानून। उदाहरण के लिए वर्तमान में अधिकांश लोकतंत्रों में संसद द्वारा कानून बनाया जाना सकारात्मक विधि का ही प्रमाण है। ब्रिटेन जैसे देशों में सकारात्मक विधि को ही सर्वोच्च माना जाता है, इसलिए वहाँ न्यायपालिका की शक्तियाँ संसद की तुलना में अत्यंत सीमित हैं। प्राकृतिक विधि का अर्थ है वे कानून जो स्वयं प्रकृति ने निर्णय किए हैं। इस प्रकार के कानून का प्रयोग आमतौर पर उन देशों में होता है जहां संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत लागू होते हैं। इसके तहत यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रकृति द्वारा बनाए गए कानूनों या नागरिकों के मूल अधिकारों या नैतिक औचित्य के खिलाफ होता है तो न्यायालय उसे निरस्त कर देता है। उदाहरण के लिए यदि कोई संसद व्यक्ति के सांस लेने के अधिकार को सीमित करना चाहे तो यह प्राकृतिक विधि के खिलाफ माना जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने सभी प्राणियों को सांस लेने की शक्ति और सुविधा प्रदान की है। अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय इसी सिद्धांत के आधार पर संसद द्वारा निर्मित विधियों का न्यायिक पुनरीक्षण करते हैं। लोक विधि का अर्थ उन कानूनों से है जो लंबे समय से समाज में चली आ रही परंपराओं को ही कानून का रूप देने से निर्मित हुए हैं। जिन क्षेत्रों में संविधान मौन होता है वहाँ आमतौर पर लोक विधि का ही सहारा लिया जाता है। परंपरावादी देशों में लोक विधि का महत्व ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में आज भी लोक विधि को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। विशेषतः वहाँ का कंजर्वेटिव दल इन विधियों के पक्ष में रहता है। ईश्वरीय विधि का संबंध धर्म तंत्र पर आधारित शासन प्रणालियों या उन देशों से है जहाँ किसी धार्मिक ग्रंथ को संविधान की मान्यता दे दी गई हो। ऐसे देशों में ईश्वर के कथनों को ही कानून माना जाता है और उन्हें धर्म ग्रंथों के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। ऐसी व्यवस्थाओं में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर धार्मिक संगठन या चर्च के प्रमुख लोग ही होते हैं। उन्हें अधिकार होता है कि जहां धार्मिक ग्रंथ मौन हो वहां वे धर्म की मूल धारणाओं के अनुसार उचित व्याख्या दें। भारत की विधि व्यवस्था उपयुक्त विधियों के समन्वय से निर्मित हुई है। यह मूलतः सकारात्मक विधि के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि संसद को कानून बनाने तथा संविधान को संशोधित करने की शक्ति हासिल है, किंतु न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति देकर यह प्राकृतिक विधि के तत्व को भी शामिल करती है। जिन क्षेत्रों में संसद ने विशेष कानून न बनाया हो या न्यायपालिका ने विशेष निर्णय न दिया हो वहाँ भारतीय विधि व्यवस्था लोक विधियों को भी महत्व देती हैं। ईश्वरीय विधियों को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तब भी धर्म विशेष के आंतरिक धार्मिक मामलों में धार्मिक विधियों को उस सीमा तक स्वीकार किया जाता है जहां तक वह नागरिकों के मूल अधिकारों या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन न करती हो। प्राकृतिक न्याय की धारणा। प्राचीन और मध्यकाल में राजा का न्याय निरंकुश किस्म का होता था, अर्थात उसे यह सिद्ध नहीं करना पड़ता था कि न्याय की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ है
और पारदर्शी हैं। आधुनिक काल में व्यक्ति का महत्व बढ़ता गया है और अब न्याय प्रणाली काफ़ी पारदर्शी हो गई हैं। इस पारदर्शिता की अभिव्यक्ति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में होती हैं। प्राकृतिक न्याय एक गतिशील अवधारणा है, अर्थात इसका अर्थ पूर्णतः सुनिश्चित न होकर समय के साथ बदलता रहता है। मोटे तौर पर इसके अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत स्वीकार किए जाते हैं। अभियुक्त को निर्णय से पूर्व अपना पक्ष रखने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। न्यायाधीश को निर्णय सुनाने से पूर्व दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। न्यायाधीश को निर्णय करने की प्रक्रिया में अपने व्यक्तिगत विचारों, आदर्शों तथा पूर्वाग्रहों से तटस्थ रहना चाहिए। निर्णय सुनाते समय सिर्फ निर्णय ही नहीं बताया जाना चाहिए, बल्कि वे कारण भी स्पष्ट किए जाने चाहिए जिन्होंने न्यायाधीश को इस निर्णय तक पहुंचाया है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। आज हम पेज नंबर 7 तक जो है पढ़े हैं। इसके आगे जो है पुनः अगले दिन पढ़ेंगे।